ड्रामा की शुरुआत यूनिवर्सिटी के नए अकादमिक साल से होती है। फ्रेशर्स के स्वागत के लिए एक वेलकम सेरेमनी रखी जाती है। इसी सेरेमनी में एक नया छात्र जून सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जून बेहद हैंडसम है, काफी पॉपुलर है और एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है। सभी लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है एक और छात्र सू ह्यून से। उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। वह कई नौकरियां करता है और इतना ज्यादा काम करता है कि उसके पास न आराम का समय है और न ही प्यार के लिए कोई जगह। फिर कहानी में आती है सेओबिन। वह अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए बिताती है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। क्लासेस का पहला दिन शुरू होता है। लेक्चर हॉल में जून को देखते ही लड़कियां हैरान रह जाती हैं। जून सू ह्यून के पीछे बैठता है, जो क्लास में सो रहा होता है। जब प्रोफेसर अटेंडेंस लेना शुरू करता है तो जून उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उस पर कॉफी गिरा देता है। जून तुरंत माफी मांगता है और नुकसान की भरपाई के लिए पैसे ऑफर करता है, लेकिन सू ह्यून बिना रुचि दिखाए मना कर देता है। यह देखकर जून हैरान रह जाता है। उसका दोस्त कहता है कि सू ह्यून बिल्कुल एक रोबोट जैसा है। दूसरी ओर हॉस्टल में सेओबिन अपना सामान सजा रही होती है। वह चाहती है कि उसकी रूममेट साफ सुथरी और मिलनसार हो। तभी मिंजू कमरे में आती है, जिसे देखकर सेओबिन चौंक जाती है। मिंजू के ढेर सारे बैग उठाते उठाते सेओबिन पछताने लगती है। रात में जून अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा होता है। साफ दिखता है कि उसके दोस्त उसके पैसों का फायदा उठा रहे हैं। बाद में वह एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है, जहां वह सू ह्यून को काम करते हुए देखता है। जून उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सू ह्यून कह देता है कि हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उधर सेओबिन देर रात तक अपने भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स ढूंढ रही होती है, लेकिन मिंजू को अंधेरे के बिना नींद नहीं आती, जिससे सेओबिन को अपना काम बंद करना पड़ता है। अगले दिन सेओबिन को पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट की उसे जरूरत थी वह जून पहले ही ले चुका है। मजबूरी में उसे जून से बात करनी पड़ती है। सेक्रेटरी उसे फ्रेशमैन रिट्रीट में वॉलंटियर करने का मौका देती है, जिसे वह अनिच्छा से स्वीकार कर लेती है। रिट्रीट के दौरान सेओबिन और सू ह्यून फिर मिलते हैं। रात में जून का एक नशे में धुत दोस्त उससे झगड़ा करने लगता है। सेओबिन जून को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद खतरे में पड़ जाती है। तभी सू ह्यून आकर उसे बचा लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर सेओबिन जून से प्रोजेक्ट देने को कहती है। जून मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि सेओबिन उसकी करीबी दोस्त बनेगी। हैरान होकर भी सेओबिन मजबूरी में हाँ कह देती है। आखिरकार जून अपना वादा निभाता है और प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से सेओबिन को दे देता है। बारिश में दोनों एक साथ चलते हैं। जून पूरी राह उसके लिए छाता पकड़े रहता है। यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। सू ह्यून जब अपने हॉस्टल लौटता है तो उसे वहाँ अपना छोटा भाई मिलता है। वह बताता है कि वह पुलिस अकादमी में आवेदन करना चाहता है। यह सुनकर सू ह्यून परेशान हो जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि उसका भाई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जारी रखे। उसे अपने पिता की याद आती है, जो एक पुलिस ऑफिसर थे और बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। तभी से सू ह्यून ने खुद पर ही भरोसा करना सीख लिया था। दूसरी ओर सेओबिन अपने प्रोफेसर के पास अपना प्रोजेक्ट जमा करने जाती है। प्रोफेसर उसे एक खास रिसर्च टास्क सौंपते हैं, जिसे सुनकर वह थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन मेहनत करने का फैसला करती है। रात में मिंजू अपने ब्रेकअप की वजह से उदास होती है। उसे अपने बॉयफ्रेंड की कही गई बातें याद आती हैं, जिसने कहा था कि वह दिखने में तो सुंदर है, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है। हॉस्टल में सेओबिन और उसकी दोस्त उसे साथ खाना खाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन मिंजू मना करके अपने कमरे में चली जाती है। उधर जून के दोस्त उसके घर रुकने आ जाते हैं। वह मना करता है, लेकिन वे जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं और घर में हंगामा कर देते हैं। तब जून को एहसास होता है कि वे सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसके साथ हैं। अगले दिन क्लास में जून अपने दोस्तों को नजरअंदाज करता है और सू ह्यून के पास जाकर बैठता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सू ह्यून चुपचाप दूसरी सीट पर जाकर सोने लगता है। तभी प्रोफेसर ग्रुप प्रोजेक्ट की घोषणा करते हैं और छात्रों को टीमों में बांट देते हैं। जून और उसके दोस्त सू ह्यून की टीम में आ जाते हैं। लेक्चर के बाद सू ह्यून सेओबिन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पहले वह हिचकिचाती है, लेकिन जून के जोर देने पर मान जाती है। टीम मीटिंग में सभी तय करते हैं कि सेओबिन टीम लीडर होगी। इसी बीच जून को उसकी माँ का फोन आता है, जो उसे घर बुलाती है। बातचीत से साफ हो जाता है कि वह हमेशा उसके भाई को ज्यादा अहमियत देती है। रात को मिंजू सुपरमार्केट जाती है, जहाँ गलती से उसका सामान गिर जाता है। सू ह्यून उसकी मदद करता है। वह उसकी मदद से भावुक हो जाती है और जाते जाते उसके लिए एक ड्रिंक छोड़ जाती है। सू ह्यून उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन वह जा चुकी होती है। अगले दिन टीम मीटिंग में सिर्फ जून और सू ह्यून आते हैं। सेओबिन सबको जिम्मेदारी समझाती है। सू ह्यून गुस्से में टीम छोड़ने की बात करता है, लेकिन सेओबिन उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि टीम को उसकी जरूरत है। उधर जून अपने परिवार के साथ डिनर पर जाता है। वहाँ उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसे नीचा दिखाया जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका परिवार उसे कभी समझ नहीं पाया। वह वहाँ से टूटे हुए मन से निकल जाता है। बाद में जून बहुत उदास हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। नशे की हालत में उसे लगता है कि लोग उसकी जिंदगी
को आसान समझते हैं, जबकि अंदर से वह बहुत दुखी है। वह मदद के लिए सू ह्यून को कॉल करता है, लेकिन सू ह्यून काम पर होता है। फिर सेओ बिन वहाँ पहुँचती है। वह जून को समझाने की कोशिश करती है। जून उससे अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन सेओ बिन साफ कह देती है कि वह किसी और को पसंद करती है। थोड़ी देर बाद सू ह्यून भी आ जाता है और जून को सुरक्षित घर पहुंचा देता है। जून के घर की साफ सुथरी जिंदगी देखकर सू ह्यून को अपने संघर्ष भरे जीवन का एहसास होता है। वह सेओ बिन से कहता है कि जून को यह न बताए कि वही उसे घर छोड़कर आया था। अगले दिन जून को कुछ याद नहीं रहता। वह सेओ बिन से पूछता है कि उसे घर कौन लाया था, लेकिन वह बात टाल देती है। बाद में जून को पता चलता है कि सू ह्यून ही उसकी मदद करने आया था। यहीं से तीनों की जिंदगी में रिश्तों की नई उलझने और भावनात्मक बदलाव शुरू होते हैं। बाद में जून किम सेओ बिन के साथ बैठता है और उससे उस इंसान के बारे में पूछता है जिसे वह पसंद करती है। सेओ बिन हैरान होती है कि जून को पिछली रात की बात याद है। वह बताती है कि वह कोई ऐसा इंसान है जो उसके बहुत करीब है, लेकिन उसे कभी महसूस नहीं करता। असल में वह अपने दोस्त होंगे चानकी की बात कर रही होती है। इसके बाद जून उसे एक खूबसूरत जगह ले जाता है जहाँ वे साथ में सूरज डूबता हुआ देखते हैं। जून उससे वादा करता है कि वह उसकी मदद करेगा ताकि उसे पसंद करने वाला इंसान भी उसे पसंद करने लगे। वह उसे सलाह देने लगता है कि कैसे किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा जाता है। सेओ बिन बाद में चानकी के हॉस्टल जाती है। कमरा बिखरा हुआ होता है। वह उसे फोन करती है। वह कहता है कि वह जल्दी आएगा। सेओ बिन कमरा साफ करती है और उसका इंतजार करती है, लेकिन वह नहीं आता। उसी समय जून, जो उसका पड़ोसी होता है, बालकनी से यह सब देख लेता है और समझ जाता है कि सेओ बिन उसी दोस्त से प्यार करती है। उधर सू ह्यून नया कमरा ढूंढ रहा होता है और किराया चुकाने के लिए दूसरी नौकरी भी खोज रहा होता है, लेकिन कहीं छात्र को काम नहीं मिल रहा। उसी दौरान जून सेओ बिन को शॉपिंग पर ले जाता है ताकि उसका स्टाइल बदले। वह उसका ख्याल रखना चाहता है, लेकिन खुलकर नहीं जताता। जब सेओ बिन कपड़े खरीदती है तो जून पैसे देना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है और खुद भुगतान करती है। दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और बस स्टॉप तक चलते हैं। फिर जून वापस घर लौट जाता है। शाम को वह बालकनी से चानकी से बात करता है और जान लेता है कि अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है। जून सेओ बिन को मैसेज करता है और उसे अपने दिल की बात कहने के लिए हौसला देता है। इधर रान सू ह्यून को सुपरमार्केट में पढ़ाई करते हुए देखती है। वह बताता है कि वह एक और नौकरी ढूंढ रहा है। रान नाराज होती है कि उसके पास किसी के लिए समय नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है। अगले दिन टीम मीटिंग होती है। जून सेओ बिन के साथ आता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और गलतफहमी हो जाती है। मीटिंग के बाद सू ह्यून काम के लिए जल्दी निकल जाता है। जून उसे खाने का ऑफर करता है, लेकिन वह मना कर देता है। शाम को सेओ बिन खाना लेकर चानकी के घर जाती है, लेकिन वह उनका प्लान भूल जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और माहौल अजीब हो जाता है। सेओ बिन शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। उसे बचपन की यादें याद आती हैं, जब चानकी ने उसे एक कंगन दिया था जिसे वह आज तक पहनती आ रही थी। नीचे जून उसे अकेला खड़ा देखता है और अपने घर बुलाता है। सेओ बिन वहाँ फूट फूट कर रो पड़ती है और बताती है कि चानकी ने उससे झूठ बोला था। जून उससे कहता है कि जब तक उसे सच्चा प्यार नहीं मिलता वह उसके साथ रह सकता है। थोड़ी हिचक के बाद सेओ बिन मान जाती है। जून सबसे पहले उसके हाथ से वह कंगन उतार देता है ताकि वह बीती यादों से बाहर आ सके। बालकनी से चानकी यह सब देख लेता है और जलन महसूस करता है। जून सबके सामने कह देता है कि सेओ बिन उसकी गर्लफ्रेंड है। रास्ते में दोनों मजाक करते हैं और करीब आ जाते हैं। इसी बीच मिंजू सू ह्यून को ढूंढने सुपरमार्केट जाती है, लेकिन वह नहीं मिलता। अगले दिन सू ह्यून को एक नौकरी का ऑफर मिलता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। रान उससे बहस करती है, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम रहता है। बाद में सू ह्यून का छोटा भाई यूनिवर्सिटी आता है और मिंजू से टकरा जाता है। माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। जून यह सब देखकर सू ह्यून को अपना दोस्त कहता है, जिससे सू ह्यून हैरान रह जाता है। टीम प्रोजेक्ट में जून के पुराने दोस्त काम पूरा नहीं करते और टीम छोड़ देते हैं, लेकिन जून सू ह्यून के साथ रहने का फैसला करता है। वह रिसर्च के लिए अपने पिता की कंपनी से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। इसी दौरान सेओ बिन का रिसर्च सफल हो जाता है, लेकिन एक छात्र झूठा दावा कर लेता है और उससे उसका मौका छिन जाता है। अंत में सू ह्यून को पता चलता है कि उसके भाई ने जून की घड़ी बेच दी थी। वह गुस्से में जून के घर जाता है और उससे मिलने को कहता है। सू ह्यून पैसे लौटाने की बात करता है, लेकिन जून कहता है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है। यहीं से कहानी रिश्तों, भरोसे और बदलते दिलों के नए मोड़ पर पहुंच जाती है। जून को एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी, जबकि सू ह्यून पैसे कमाने के लिए लगातार काम कर रहा था। हालात ऐसे बने कि दोनों ने दोस्त बनने का फैसला किया और सू ह्यून ने मजबूरी में यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। इसी बीच सेओ बिन की मुलाकात चानकी से होती है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि सेओ बिन जून को डेट नहीं कर रही है, लेकिन वह उससे झूठ बोल देती है। चानकी उसे चेतावनी देता है कि वह जून पर भरोसा न करे, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली थी। सेओ बिन को वह मैसेज याद आता है, लेकिन वह सच मानने से इनकार कर देती है और जून को मिलने के लिए बुलाती है। जून खुशी खुशी उससे मिलने आता है। वह सच कबूल करता है कि उसे सब पता था और उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह सेओ बिन को टूटते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन सेओ बिन आहत हो जाती है और कहती है कि अब वे सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर रहेंगे, दोस्त नहीं। यह कहकर वह चली जाती है। जून वहीं खड़ा रह जाता है, अपने इकलौते दोस्त को खो देने के दर्द में डूबा हुआ। दुख से बाहर
बाहर निकलने के लिए जून खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। वह सू ह्यून को फोन करता है और बताता है कि उससे किसी को ठेस पहुंची है। सू ह्यून उसे सलाह देता है कि वह अपने दिल की बात ईमानदारी से कहे। हिम्मत जुटाकर जून सेओ बिन के हॉस्टल पहुंचता है। वह उससे माफी मांगता है और खुलकर अपने एहसास जाहिर करता है। वह कहता है कि उससे कोई जवाब तुरंत नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहता है। यह कहकर वह चुपचाप चला जाता है। कुछ समय बाद ज्यादा काम और थकावट की वजह से सू ह्यून की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जून को यह खबर मिलती है और वह घबराकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि सू ह्यून को आराम और सही खान पान की जरूरत है। जून पूरी रात उसके पास रहता है। होश आने पर सू ह्यून नाराज हो जाता है और कहता है कि वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। वह कबूल करता है कि वह जून से जलन महसूस करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी है, जबकि बाहर से जून की जिंदगी आसान लगती है। जून हंसते हुए कहता है कि लोग उसकी जिंदगी को गलत समझते हैं, फिर भी वह सू ह्यून का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है। उधर सेओ बिन रिसर्च पर काम कर रही होती है, लेकिन जून की कही बातें बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। वह बेचैन हो जाती है। हॉस्टल में उसकी दोस्तें अपने अपने रिश्तों की परेशानियां साझा करती हैं, जिससे पता चलता है कि रान भी सू ह्यून को पसंद करती है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाता। जून इंटरनेट पर सू ह्यून के लिए सही खाना खोजता है और अगले दिन अस्पताल जाता है, लेकिन सू ह्यून वहां नहीं मिलता। सू ह्यून काम पर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आराम करने की सलाह दी जाती है। फिर भी वह नौकरी ढूंढता रहता है, मगर कोई छात्र को काम देने को तैयार नहीं होता। अगले दिन सेओ बिन जून से अपने दिल की बात कहने का इरादा लेकर यूनिवर्सिटी आती है, लेकिन जब वह देखती है कि बहुत सी लड़कियां जून के आसपास हैं, तो वह झिझक कर लौट जाती है। जून बाद में अपने भाई से प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फाइल लेता है। उसका भाई उसे ठंडेपन से बात करता है और साफ कह देता है कि परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। इससे जून अंदर से टूट जाता है। इसके बावजूद जब जून सेओ बिन से मिलता है, तो वह कहता है कि वह अभी उसे पूरी तरह नहीं जानती, इसलिए वे फिलहाल दोस्त ही रहेंगे। सेओ बिन यह बात मान लेती है। क्लास के बाद जून सू ह्यून को वह फाइल दे देता है। बदले में सू ह्यून उसे पैसे लौटाता है और कहता है कि अब उस पर उसका कोई एहसान नहीं है। फिर भी जून दोस्ती निभाने की जिद पर अड़ा रहता है। इसी दौरान एक छात्र सेओ बिन का रिसर्च अपने नाम से जमा कर देता है। उधर सेओ बिन को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में उसके और जून के रिश्ते को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। वह नाराज होकर जून से सवाल करती है, लेकिन जून इन बातों से अनजान होता है। वापसी में सेओ बिन कुछ छात्रों की बातें सुन लेती है, जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसे अपना बचपन याद आता है, जब लोग उसके परिवार को लेकर उसे ताने देते थे। पुरानी यादें उसे तोड़ देती हैं और वह भावनात्मक रूप से टूट जाती है। उसी समय जून भी यह सुनता है कि लोग सेओ बिन के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। वह गुस्से में वहां से चला जाता है, यह समझते हुए कि अब हालात बदलने वाले हैं। जून ने सुबिन को फोन किया, लेकिन जब उसकी आवाज सुनी तो वह रो रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी। जून घबरा गया और पूरे कैंपस में उसे ढूंढने लगा। आखिरकार उसने सुबिन को अकेली बैठी हुई पाया, जहां वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। जून ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन सुबिन ने उसका हाथ झटक दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। रोते हुए उसने कहा कि जून की वजह से उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई है और वह अब उसे अपना दोस्त नहीं मानती। जून चुपचाप वहां से चला गया, अपनी माँ के वे शब्द याद करते हुए कि वह हमेशा दूसरों के लिए परेशानी बन जाता है। कुछ समय बाद सुबिन अपनी रिसर्च के बारे में डॉक्टर से मिलने गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे ठंडे व्यवहार के साथ मना कर दिया और असिस्टेंट बनाने से इनकार कर दिया। यह बात सुबिन को अंदर तक तोड़ गई। इधर जून को पता चला कि सूह्यून कठिन हालात में काम कर रहा है। जून उससे मिलने गया, लेकिन सूह्यून ने यह कहकर दूरी बना ली कि दोनों अलग अलग दुनिया से हैं और उनकी दोस्ती संभव नहीं है। यह सुनकर जून दुखी हो गया और उसने तय कर लिया कि वह सबसे दूर रहकर अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगा। बाद में सुबिन को पता चला कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जानकारी जून ही लेकर आया था। यह सच जानकर उसकी सोच बदल गई। उसने जून से माफी मांगी और एक छोटा सा पौधा दिया, जिसका अर्थ था सच्ची माफी। जून मुस्कुरा दिया और उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। एक दिन जून ने सुबिन को कुछ लोगों से बचाया और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। दोनों मिलकर सूह्यून से मिले और धीरे धीरे पुरानी गलतफहमियां खत्म होने लगी। उधर डॉक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसे पता चला कि सुबिन की रिसर्च किसी और ने चुरा ली थी। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जून सुबिन को उसके पुराने स्कूल ले गया ताकि वह अपने बीते हुए डर और दर्द का सामना कर सके। वहां पहुंचते ही यादें लौट आईं और सुबिन फूट फूट कर रो पड़ी। जून ने उसे संभाला और तब तक साथ रहा जब तक वह शांत नहीं हो गई। चलते समय सुबिन का पैर फिसलने ही वाला था, लेकिन जून ने उसे थाम लिया और उसके जूते के फीते बांध दिए। यह छोटी सी बात सुबिन के दिल को गहराई से छू गई। आखिरकार प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने का दिन आया। सुबिन और उसकी टीम ने अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ प्रोजेक्ट पेश किया, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए। सच सामने आ गया और झूठ अपने आप टूट गया। इस पूरे सफर में जून और सुबिन ने न सिर्फ अपने रिश्तों को समझा, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दी, जहां दोस्ती, समझ और सच्चाई सबसे ज्यादा मायने रखती है। यह बात सामने आई कि प्रोजेक्ट की जानकारी उसे इसलिए मिली थी क्योंकि एक छात्रा ने सुबिन के खुले हुए कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर उसे भेज दिया था। सुबिन घबरा गई। वह टीम लीडर थी और सबके सामने खड़े होकर बोलने से डर रही थी, लेकिन उसे जून के पहले कहे हुए हौसले भरे शब्द याद आए। उसने खुद को संभाला और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्ट का बचाव किया। आखिरकार उसने सबूतों के साथ अपनी टीम की बेगुनाही साबित कर दी। प्रोफेसर को सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने पूरी टीम को पूरे अंक दिए। टीम के सभी सदस्य बहुत खुश हुए और उनके बीच का भरोसा और मजबूत हो गया। शाम को जून और सुबिन साथ बाहर गए। वहाँ सुबिन ने अपने दिल की बातें बतानी शुरू की। जून बहुत खुश हुआ और उसके करीब आने लगा, लेकिन सुबिन शर्मा गई। इसके
उसके बाद जून ने उसे अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्टल तक छोड़ा। बाद में सूह्युन ने जून को बुलाया और एक वीडियो दिखाया जिसमें उसे काम से निकाले जाने का दृश्य था। जून ने सच स्वीकार किया कि उसने सूह्युन के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। जून को लगा था कि सूह्युन नाराज होगा, लेकिन उसने उल्टा उसे धन्यवाद दिया। इससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। अगले दिन सुबिन को पिछली रात की बातें याद आईं और वह थोड़ी झिझक के साथ यूनिवर्सिटी पहुंची। रास्ते में उसकी मुलाकात चानकी से हुई, जिसने दोबारा दोस्ती की बात की, लेकिन सुबिन ने मना कर दिया। उसी दौरान जून वहां पहुंचा। कुछ पल की चुप्पी के बाद सुबिन ने हिम्मत जुटाकर कबूल किया कि वह जून को पसंद करती है। जून बहुत खुश हुआ और उसने भी अपने दिल की बात कह दी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फेस्टिवल के दिन सबने मिलकर जश्न मनाया। जून ने मंच पर गाना गाया और उसकी नजरें सिर्फ सुबिन पर टिकी रहीं। वहीं सूह्युन अपने दोस्तों के बीच थोड़ा असहज लेकिन खुश नजर आया। कुछ समय बाद जून के दोस्तों की वजह से सुबिन को परेशानी झेलनी पड़ी। जब जून को इसका पता चला तो उसने सबके सामने सुबिन का साथ दिया और उसका बचाव किया। इसी दौरान जून को चोट भी लगी। उसे अपने बचपन की यादें सताने लगी, जब वह खुद को कभी बचा नहीं पाया था। लेकिन सुबिन ने उसे गले लगाकर कहा कि वह उसे हर हाल में स्वीकार करती है और उससे प्यार करती है। वह उसे घर ले गई, उसके जख्मों की देखभाल की और उसके सो जाने तक उसके पास बैठी रही। बाद में सूह्युन ने फोन करके जून का हाल पूछा। जून के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सच्चे दोस्त की तरह अपनाया था। अगले दिन सुबिन दवाइयां लेकर जून के घर आई। जून ने उसे गले लगाया और अपने दिल का सबसे बड़ा सच बताया कि उसका बड़ा भाई ही उसके दर्द की सबसे बड़ी वजह रहा है। यह सुनकर सुबिन बहुत भावुक हो गई। इधर सूह्युन ने भी महसूस किया कि जून उसके छोटे भाई जैसा है, जिसे वह बचाना चाहता है। उसी समय उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी की खबर मिली और उसने मजबूती से उसका सामना करने का फैसला किया। इस तरह सबने अपने अपने डर, दर्द और अतीत से लड़ते हुए एक दूसरे का सहारा बनना सीख लिया। सूह्युन ने हालात संभालने का फैसला किया और यूनिवर्सिटी से नाम वापस लेने का फॉर्म मांगा, ताकि वह काम करके अपने परिवार की मदद कर सके। जब उसके भाई ने वह जगह देखी जहां सूह्युन रहता था तो वह भावुक हो गया। उसने पुलिस अकादमी छोड़कर काम करने का निर्णय ले लिया, ताकि सूह्युन अकेला बोझ न उठाए। लेकिन सूह्युन ने उसे रोका और भरोसा दिलाया कि वह सब संभाल लेगा। भाई रोते हुए चला गया और तभी जून ने सच्चाई जान ली। कुछ समय बाद सूह्युन को पता चला कि उसकी माँ की सर्जरी का पूरा खर्च पहले ही चुकाया जा चुका है। यह जानकर वह हैरान रह गया कि यह सब जून ने किया था। इधर चानकी ने सुबिन से मुलाकात की और अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन सुबिन ने साफ कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह अब जून से प्यार करती है। मिंजू ने योंगरान को बताया कि वह सूह्युन को पसंद करती है और यह जानकर हैरान रह गई कि योंगरान भी उसे पसंद करती है। दोनों ने फैसला किया कि सूह्युन जिसे चाहे वही चुने। सूह्युन अपने प्रोफेसर से मिला। प्रोफेसर ने बताया कि उन्होंने भी अपने छात्र जीवन में ऐसे ही संघर्ष झेले थे और सलाह दी कि मदद लेने से मना मत करना, क्योंकि एक दिन तुम भी किसी की मदद कर पाओगे। यह सुनकर सूह्युन भावुक हो गया। उसने जून को फोन किया और धन्यवाद देने के लिए मिलने बुलाया। दोनों साथ टहलते हुए जिंदगी की बातें करने लगे और उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। मिंजू ने भी हिम्मत करके अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। सुबिन की मदद से वह सूह्युन से मिली और अपनी भावनाएं जताई, लेकिन सूह्युन ने विनम्रता से मना कर दिया, कहते हुए कि फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ काम पर है। मिंजू टूट गई और योंगरान यह सब दूर से देखती रही। उस रात सूह्युन के पास रहने की जगह नहीं थी और थकान के कारण वह बाहर ही सो गया। सपने में उसने अपने पिता को देखा, जो उसे गले लगाकर कह रहे थे कि उसने अपनी माँ और भाई के लिए बहुत कुछ सहा है। उसी समय जून को बैंक से संदेश मिला कि सूह्युन ने उसके सारे कर्ज चुका दिए हैं। जून उसे ढूंढता हुआ सड़कों तक पहुंच गया और उसे अपने साथ घर ले आया। काफी मनाने के बाद सूह्युन मान गया। दोनों ने साथ खाना खाया। थकान से चूर सूह्युन सो गया और जून ने मुस्कुराते हुए उसे कंबल ओढ़ा दिया। अगले दिन सूह्युन ने देखा कि जून ने उसके लिए नाश्ता तैयार किया था। वह यह देखकर चौंक गया कि जून कितनी आसानी से पैसे खर्च कर देता है। इसके बावजूद दोनों के बीच अपनापन बढ़ता गया। इधर सुबिन को जून के भाई के बारे में सच्चाई पता चली। जून ने उसे बताया कि वह बाहर से भले मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर से वह अपने भाई से डरता है। एक दिन सुबिन मुश्किल में फंस गई, लेकिन जून सही समय पर पहुंच गया और उसे सुरक्षित बाहर ले आया। योंगरान और सुरक्षा कर्मियों की मदद से मामला संभल गया। सुबिन खुद को दोषी मानने लगी, लेकिन जून ने उसे समझाया कि वह सिर्फ उसकी सुरक्षा को लेकर डर गया था। दोनों के बीच भरोसा और गहरा हो गया। उस रात जून को बचपन का डरावना सपना आया। जब सूह्युन काम से लौटा तो उसने जून को कांपते हुए पाया और उसे संभाला। कुछ दिन बाद सुबिन जून से मिलने आई, लेकिन जून ठीक नहीं था। सुबिन ने बिना दबाव डाले उसे आराम करने दिया। धीरे धीरे जून संभल गया। उसने सुबिन से माफी मांगी और कहा कि वह उसे अपनी कमजोर हालत में नहीं दिखाना चाहता था। सुबिन ने उसे गले लगाकर कहा कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगी। बाद में प्रोफेसर पार्क ने एक कैंपिंग ट्रिप रखी। शुरू में कोई नहीं आया, लेकिन जून और उसके दोस्त पहुंचे, जिससे माहौल खुशनुमा हो गया। आग के चारों ओर बैठकर सबने अपनी जिंदगी के दर्द और यादें साझा की। जून को अपने बचपन की एक याद आई, जब उसका भाई उससे माफी मांगते हुए रो रहा था। यह याद उसे उलझन में डाल गई, लेकिन शायद यही उसकी भरपाई की शुरुआत थी। सूह्युन ने जून से पूछा कि क्या हुआ, और जून ने बताया कि वह अपने बचपन की यादों पर संदेह करने लगा था। वह सच जानना चाहता था और अपने भाई से मिलने निकला। रास्ते में उसे सिर में दर्द हुआ और कई यादें वापस आईं, जिसमें उसने देखा कि उसका पिता उसे डांटता था और उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता था। जब
जून ने अपने भाई से बात की तो भाई ने सच बताया कि बचपन में उसे चोट उसके पिता ने दी थी। जून आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। भाई ने माफी मांगी और समझाया कि वह उसे पिता की हानि से बचाने के लिए दूर रखता रहा, लेकिन हमेशा अपने प्यार और चिंता से उसका ध्यान रखता रहा। जून ने उसे धन्यवाद कहा और अपने अपार्टमेंट लौट गया। सूह्युन जब अपार्टमेंट पहुंचा तो उसने देखा कि जून परेशान है। जून ने सब कुछ बताया और समझाया कि अब वह जान चुका है कि उसका भाई हमेशा उसके लिए खड़ा रहा और उसकी सुरक्षा करता रहा। सुबिन भी चिंतित थी, लेकिन उसने जून पर दबाव नहीं डाला, बल्कि इंतजार किया कि वह खुद बात करे। इसी बीच योंगरान और मिंजू भी सोच में थे कि सूह्युन किसे पसंद करता है। अगले दिन जून ने सुबिन से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि भाई के साथ हुई गलतफहमी अब दूर हो गई है। सुबिन खुश हुई और कहा कि वह हमेशा जानती थी कि उसका भाई उसे प्यार करता है। एक लेक्चर के दौरान प्रोफेसर ने छात्रों से उनके आदर्श व्यक्तियों के बारे में पूछा। जून ने सूह्युन को अपना आदर्श बताया क्योंकि वह मेहनती, समझदार और जिम्मेदार है। सुबिन ने भी सूह्युन को अपना आदर्श बताया, जिससे वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। लेक्चर के बाद मिंजू ने सूह्युन से अपनी भावनाएं साझा की, लेकिन वह विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि अभी उसके पास काम के अलावा समय नहीं है। मिंजू थोड़ा टूट गई, लेकिन उसने खुश होकर उसे धन्यवाद दिया और चली गई। सूह्युन जून के साथ चला और अपार्टमेंट पहुंचा। वहां उसकी माँ इंतजार कर रही थी। वह रो पड़ी और उसने जून को बताया कि पिता ने लंबे समय से उसे परेशान किया। जून ने तुरंत अपने भाई को फोन किया और सब कुछ बताया। भाई ने समझाया कि उसने माँ को बार बार कहने के बावजूद पिता से दूरी बनाए रखी थी। जून ने सूह्युन के साथ बैठकर पिता और अपने बचपन की बातें साझा की। सूह्युन को जून के कठिन जीवन और संघर्ष का एहसास हुआ और वह बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन जून की माँ दरवाजे पर आई और रोने लगी। जून ने उसे संभाला और सब कुछ समझा। फिर जून ने देखा कि वह पूरी तरह टूट चुका है और उसने अपनी भावनाएं सूह्युन के साथ साझा की। कई दिनों तक जून उदास रहा और अपने कमरे में अकेला रहकर खुद को संभालने की कोशिश की। सुबिन और सूह्युन ने उसके पास जाकर उसका साथ दिया। जून ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है और उसके जीवन में दोस्त और परिवार का समर्थन हमेशा मौजूद है। अंत में जून ने सूह्युन को धन्यवाद कहा कि उसने हमेशा उसका सहारा दिया और उसके बोझ को हल्का किया। सुबिन ने भी उसके पास आकर उसे गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अचानक जून का पुराना दोस्त, जिसने पहले सुबिन को परेशान किया था, जेल से रिहा होने के बाद सामने आया। उसने जून से माफी मांगी और कहा कि वह अब विश्वविद्यालय छोड़ देगा। जून ने उसे समझाया कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद न करे और सुबिन से माफी मांगकर नया शुरुआत करे। उसका दोस्त भावुक हो गया, रोया और सभी छात्रों के सामने घुटनों के बल माफी मांगी। सुबिन ने पास जाकर उसे उठाया और कहा कि वह उसे माफ कर देती है। इसके बाद प्रोफेसर आए और छात्रों को बताया कि उन्हें सेमेस्टर के अंत के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार करना है। उन्होंने कहा कि टीम वही रहेंगी और यह उन लोगों के लिए एक नई अवसर है जिन्हें पिछले प्रोजेक्ट में अंक नहीं मिले थे। जून के दोस्त ने सभी को बाहर जाने का न्योता दिया। टीम इकट्ठा हुई, हंसी मजाक किया और भी करीब आई। इस बीच खबर फैली कि जून की मां ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जून के पिता को गुस्सा आया और उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी के कर्मचारी भी उन्हें छोड़ चुके हैं। घर लौटने पर वह अकेला मिला। उन्होंने खुद को शराब में डुबो दिया। फिर जून के अपार्टमेंट गए, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं पाया। जून ने उसे समझाया कि उसके बुरे व्यवहार ने सभी को दूर कर दिया और उसने बदलाव और माफी मांगने की सलाह दी। जून ने निडर होकर कहा कि अगर वह किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। शौक में पिता वापस लौट गए और मां को घर लाने को कहा। जून के भाई ने जवाब दिया कि अब वह परिवार को वैसे ही मानते हैं जैसे वह पहले मौजूद नहीं था। अगले दिन टीम फिर से प्रोजेक्ट पर चर्चा करने मिली। जून ने सुझाव दिया कि किसी एक्टिंग डिपार्टमेंट की छात्रा से मदद ली जाए। सुबिन और जून ने मिलकर किम नाम की छात्रा से मदद मांगी और उसने सहमति दी। शाम को जून भूखा हुआ और सूह्युन से पूछा, पर उसने मना कर दिया। जून ने खुद खाना बनाया और स्वादिष्ट खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वे साथ में बैठे, हंसी मजाक किया और भाई बहन की तरह छोटे छोटे झगड़े किए। अगले दिन जून के भाई ने उसे उपहार दिया जो उनके पिता की डायरी थी। सूह्युन ने इसे देखकर अपने पिता की यादों में खो गया और उनकी देखभाल और प्यार महसूस किया। टीम ने प्रोजेक्ट पर काम किया और तय किया कि विषय होगा हर व्यक्ति में प्रकाश और अंधकार। सभी ने अपनी कठिनाइयों और दर्द साझा किया, एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और टीम की मित्रता मजबूत हुई। प्रस्तुति के दिन जून ने प्रोजेक्ट पेश किया। उसने समझाया कि हर व्यक्ति को किसी का साथ चाहिए ताकि वह अपने भीतर की रोशनी देख सके। उसकी प्रस्तुति से सभी भावुक हो गए और जोरदार तालियों की गूंज उठी। टीम ने पुरस्कार जीता और खुशी खुशी जश्न मनाया। इसके बाद चांकी ने सुबिन को गाँव किया कि वह सेना में शामिल होने वाला है। उसने कहा कि वह हमेशा उसका समर्थन करता रहा और अब उसे खुशी की शुभकामनाएं दी। रन ने भी सूह्युन को अपने दिल की बात बताई और कहा कि वे हमेशा दोस्त बने रहेंगे। समय बीता और 2 महीने बाद वे फिर से पढ़ाई के लिए मिले। छोटे मोटे मजाक और यादें साझा की। सुबिन और जून ने भी साथ में लेक्चर अटेंड किया। सूह्युन ने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढने का निर्णय लिया और इस बार उसके पास ऐसे दोस्त थे जो उसका बोझ हल्का कर रहे थे। अंत में तीनों दोस्त फिर से इकट्ठा हुए, अपनी यादें साझा की और हंसते हुए कहानी समाप्त हुई।